ये कहानी शुरू होती है मुंबई में रहने वाले एक साधारण परिवार से। महेश जी अपनी बेटी आंचल और रेशमा के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। उनकी पत्नी का देहांत एक बीमारी के चलते काफ़ी पहले ही हो गया था। उस समय उनकी बड़ी बेटी आंचल 11 वर्ष की और छोटी बेटी रेशमा 8 वर्ष की थी। महेश जी के रिश्तेदारों ने उन्हें दूसरा विवाह करने का भी सुझाव दिया, पर उन्होंने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया था। वो अपने बच्चों को सौतेली माँ की परवरिश नहीं देना चाहते थे। हालांकि इस पर उनके कुछ रिश्तेदार ने विरोध भी जताया था कि उनके कोई बेटा नहीं है, बेटियां तो पराई हो जाएंगी, तब जिंदगी किसके सहारे बिताओगे। मगर महेश जी ने सबकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से उनके रिश्तेदारों से तनाव भी हो गया था, क्योंकि वो सभी महेश जी के लिए रिश्ता लेकर आते थे और महेश जी की ना की वजह से उन्हें उनसे भी सुनना पड़ता था। जिनका रिश्ता वो लेकर जाते थे वो सभी रिश्तेदार महेश जी के सामने उनके शुभचिंतक बनकर आते थे, पर महेश जी के इनकार के बाद कोसते हुए चले जाते थे। दोनों ही बेटियों की परवरिश में उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। माँ और बाप दोनों का फर्ज उन्होंने बखूबी निभाया था और दोनों बेटियां भी अपने पिता का बहुत मान करती थी और दोनों बहनों का आपस में प्रेम भी बहुत था। अब महेश जी की बड़ी बेटी आंचल 25 साल की और रेशमा 20 साल की हो गई। आंचल के रिश्ते की चर्चा अब महेश जी के घर पर अक्सर ही होने लगी थी। आज महेश जी बहुत चिंतित थे। कारण था आंचल को देखने लड़के वाले आ रहे थे। आज उन्हें अपनी पत्नी नंदनी की बहुत याद आ रही थी। वैसे तो लड़का अजय आंचल की पसंद का था, पर अजय के परिवार वाले आज पहली बार उनकी बेटी से मिल रहे थे और उनके घर आने वाले थे। रेशमा अपनी बहन के लिए बहुत खुश थी। महेश जी के सामने वाले घर में रहने वाले विक्रम जी के परिवार का महेश जी के परिवार के साथ काफ़ी उठना बैठना था। एक दूसरे के सुख दुख में दोनों परिवार एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। विक्रम जी की बहू सालू सवेरे ही महेश जी के घर आ गई थी। रसोई में मदद कराने के लिए महेश जी और आंचल परेशान थे, तो वहीं रेशमा बहुत खुश अपने कमरे में बैठी आंचल का आज नर्वस थी। हालांकि अजय ने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश भी की थी कि सब ठीक होगा। पूरे घर में डोलती रहती रेशमा काम भी करवा रही थी और साथ में आंचल की खिंचाई भी, कभी गाने गा गा कर तो कभी अपने होने वाले अजय जीजा का नाम लेकर उसे परेशान करने में लगी थी। वहीं आंचल उसे समझा रही थी कि देख रिशु, मुझे तंग मत कर वरना अच्छा नहीं होगा। महेश जी तब रेशमा को समझाते हुए कहते हैं, रेशमा दीदी को परेशान मत कर और उसे तैयार होने में मदद कर, मेहमान आते ही होंगे। इस पर रेशमा कहती हैं, पापा आप परेशान मत होइए, आज दी को मैं ऐसे तैयार करूँगी कि अंकल आंटी तो क्या खुद जीजू भी देखते रह जाएंगे। महेश जी इस पर कहते हैं, देख रेशमा, कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, उन लोगों के सामने तमीज़ से पेश आना कोई शैतानी नहीं। रेशमा भोली सी शक्ल बनाकर कहती है, मैं तो बिल्कुल भी शैतानी नहीं करती। महेश जी रेशमा का कान पकड़कर कहते हैं, हाँ पिछली बार जब आंचल को देखने वाले आए थे तो उनके खाने में जमाल घोटा किसने मिलाया था, और उससे पहले जो लोग आए थे उनके खाने में पता नहीं क्या क्या मिला दिया था। रेशमा दर्द से करहाते हुए कहती है, पापा दुख रहा है। महेश जी एकदम से उसका कान छोड़ देते हैं और चिंतित होकर कहते हैं, सॉरी बेटा, ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लिया मैंने। तो रेशमा खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। उसे यूं हंसते देख आंचल कहती है, कोई दर्द नहीं हो रहा इसे, ये ऐसी ही नौटंकी करती रहती है। रेशमा इस पर कहती है, अच्छा अच्छू दी, मैं नौटंकी करती हूँ, अगर मैं वो सब ना करती तो ना आप पापा कभी को अजय जीजू के बारे में नहीं बता पाते। शुक्र मनाइए मैंने आपको उस चपड़ गंजू से बचा लिया। सालू इस पर कहती है, ये तो तुम सच कह रही हो, वैसे कितना मज़ा आया होगा ना, जब तुमने मुझे वो सब बताया तभी मुझे इतनी हंसी आ रही थी, तो जब देखती तो पता नहीं क्या ही होता। रेशमा इस पर मज़े लेते हुए कहती, अरे भाभी पूछो ही मत, मैंने उनको क्या भगाया है ना, पहले वाले के खाने में तो मैंने सिर्फ नीम के पत्तों का रस और ईंट का पाउडर मिलाया था,
मगर पिछली बार तो बस अपनी दोस्तों की मदद से जमाल घोटा मंगवा लिया और फिर तो बस। सभी रेशमा की बातें सुनकर हंसने लगते। महेश जी कहते, रेशमा ये गलत है। रेशमा उनकी बात को बीच में ही काट कर कहती, हाँ हाँ गलत है, मुझे इस तरह किसी का अपमान करना नहीं चाहिए। पापा मैं सब समझती हूँ, पर सीधा तरीका रेशमा का नहीं है। और फिर दी की लाइफ में अजय जीजा को भी तो फिट करना था। अब ऐसा कुछ थोड़ी करूँगी, ये तो ही दी की पसंद है और मेरी दी वर्ल्ड की बेस्ट दी हैं। आंचल उसके दोनों कंधे को पकड़ते हुए कहती, और मेरी बहन दुनिया की बेस्ट बहन। फिर दोनों महेश जी के सीने से लग जाती हैं। रेशमा और आंचल का प्यार देख उनकी आंखों में आंसू आ जाते। फिर वो कहते, चलो अब बहुत काम है, वो लोग आते ही होंगे। इसके बाद सालू और रेशमा दोनों मिलकर आंचल को तैयार करते हैं। आंचल के तैयार होते ही रेशमा उसकी बलाएं लेते हुए कहती है, हाय रेशमा, तेरा भी जवाब नहीं, तुझे तो अपना खुद का पार्लर खोलना चाहिए। आंचल कहती है, बस बस अब सिर्फ अपनी ही तारीफ़ करती रहोगी या फिर ये भी बताएगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। आज के मम्मी पापा, अजय के मम्मी पापा को मैं बसंत तो आऊँगी ना। रेशमा इस पर कहती है, अरे दी वो कहेंगे हम तो अभी ही लेकर जा रहे हैं अपनी बहू को। कहते कहते ये सोच कर कि उसकी अच्चू दी चली जाएंगी, वो भावुक हो जाती है। उसे ऐसे देख आंचल की आंखें भी नम हो जाती है। सालू इस पर कहती है, सच कहूँ तो आप दोनों के इस प्यार को तो मैं भी हमेशा याद रखूँगी, सच में किसी की नज़र ना लगे। आंचल और रेशमा दोनों इस पर कहते हैं, अरे प्यार तो होना ही है, बहनें जो हैं। फिर दोनों एक साथ कहते हैं, वो भी बायां सेम मदर। तीनों मुस्कुरा देते हैं। तभी अजय का परिवार आ जाता है। महेश जी उनका स्वागत करते हैं। कुछ औपचारिकता के बाद रेशमा और सालू आंचल को लेकर आती है तो अजय की नज़रें आंचल से हटती ही नहीं। उसे यूँ देखकर रेशमा उनके पास आती है और कहती है, जीजा जी इतना मत देखिए, आपकी ही है। अजय ये सुनकर झेप जाता है। अजय के घर वालों को भी आंचल पसंद आ जाती। अजय की मम्मी सुमित्रा जी और पापा आनंद जी कहते हैं कि देखिए ये सब तो औपचारिकता है, बच्चों की खुशी में ही उनकी खुशी है। अब तो वो जल्द से जल्द अब आंचल को अपने घर ले जाना चाहते हैं। आप पंडित जी से कहकर तारीख निकलवा लीजिए। आंचल इस पर शर्मा जाती है। महेश जी को अजय का परिवार काफ़ी सुलझा हुआ लगता है। दोनों ही बहुत खुश थे। सुमित्रा जी आंचल को शगुन देती हैं और महेश जी अजय का टीका करते हैं और इस तरह आंचल का रिश्ता अजय के साथ तय हो जाता है। अगले दिन रेशमा अपने कॉलेज जाती। इस साल वो ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में थी। कॉलेज पहुंचते ही सबसे पहले वो अपने दोस्त सुनिधि को अच्युदी शादी की खबर देती है। सुनिधि भी काफ़ी खुश हो जाती है और कल उसके घर आने के लिए कहती है और कहती है कि सही है यार, दी को उनका मनपसंद साथी मिल गया, इससे अच्छी बात क्या होगी। रेशमा इस पर कहती, हाँ सच कहूँ तो मैं तो दी के लिए बहुत खुश हूँ। पापा ने इतनी आसानी से हाँ कह दी। जीजा जी के परिवार वाले भी काफ़ी भले लोग हैं। दी वहाँ बहुत खुश रहेंगी। सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा, ये तो दी ने कभी सोचा नहीं होगा। सुनिधि इस पर कहती है, हो गया ना, बस अब क्यों चिंता करती है, आगे भी सब अच्छा ही होगा। वैसे शादी कब की तय हुई? इस पर रेशमा जवाब देती है, आज पापा पंडित जी के पास जाएंगे तारीख निकलवाने के लिए। सुनिधि इस पर कहती है, चलो अच्छा है, फिर तो तू रह जाएगी। वैसे ये बता, तेरी और आकाश जी की कहानी कहाँ तक पहुँची? रेशमा इस पर कहती है, सेट आप यार, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। सुनिधि इस पर कहती है, अच्छा तू किसी बेवकूफ़ बना रही है, पिछले 6 महीने से तू उसकी बातें कर रही है। तेरी बातों से ना तेरे दिल का हाल साफ पता चलता है। रेशमा की धड़कनें ये सुनते तेज हो जाती हैं। फिर खुद को नॉर्मल दिखाते हुए वो कहती है, तू भी ना कुछ भी बोलती है, खुद तो पागल है ही, मुझे भी पागल बना देगी। फिर जानबूझकर अपना ध्यान हटाने के लिए अपनी नज़रें किताबों में गड़ा लेती है। सुनिधि ये देखकर मुस्कुराने लगती है तो रेशमा कहती है, क्या है, क्यों हंस रही है, पढ़ने दे मुझे। सुनिधि उसकी किताब को सीधा करते हुए और उसे चिढ़ाते हुए गाती, हाँ तुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। रेशमा अपनी किताब उसके सिर पर मारते हुए कहती है, अब अगर तूने अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो मैं तुझसे नाराज़ हो जाऊंगी और कभी बात नहीं करूंगी। सुनिधि और उसे छेड़ते हुए कहती है हाँ अब मुझसे क्यों बात करने लगी, हम होते कौन हैं, अब तो बस
जो भी है आकाश जी हैं। रेशमा अपने कान में उंगली डालकर बैठ जाती है तो सुनिधि हंसने लगती है। तभी क्लास में टीचर आ जाती है और सुनिधि खामोश होती है तो रेशमा गहरी सांस लेती है। कॉलेज से निकलने के बाद रेशमा सुनिधि की बातों के बारे में सोचती है। फिर वो सोचती है ऐसे कैसे हो सकता है, हम दोनों तो एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं, वो तो बस यूं ही फेसबुक पर हम बात होने लगी। रेशमा याद करती है कि 6 महीने पहले एक बार अपनी माँ के जन्मदिन पर उसने भावुक होकर एक कविता लिखी थी फेसबुक पर जो सबको बहुत पसंद आई थी। तब आकाश भी उसकी पोस्ट पर कमेंट आया था, कविता जी। कविता की तारीफ में बहुत कुछ लिखा था उसने, साथ ही ये भी जाहिर कर दिया था कि ऐसा कुछ वो ही लिख सकता है जिसकी माँ उनके पास तो हो पर पास नहीं। इतना अलग सा कमेंट पढ़कर रेशमा को काफ़ी अच्छा लगा था। जवाब में उससे भी धन्यवाद कहकर उसकी बात पर अपनी सहमति जता दी थी। जवाब में आकाश ने भी सहानुभूति के साथ ये बता दिया कि वो इस दर्द को समझता है क्योंकि उसके पापा भी इस दुनिया में नहीं हैं। बस फिर दोनों ही उस पोस्ट पर बात करने लगे थे। जब लगा कि एक पोस्ट पर वो दोनों चैटिंग करने लगे तो दोनों संदेश बॉक्स में बात करने लगे। बस फिर जो बातों का सिलसिला चला वो आज भी कायम है। रेशमा ने फेसबुक पर अपनी एक भी फ़ोटो नहीं डाली थी। आकाश की बातों से रेशमा को वो एक अनुभवी इंसान नज़र आ रहा था। उसने उसकी प्रोफाइल को भी चेक किया तो पता चला कि वो एक HL डेम्पर्स लिमिटेड में जॉब करते हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी में ये नाम काफ़ी फेमस था। सिर्फ भारत में ही नहीं, इस कंपनी की पहचान विदेशों में भी थी। उस पर आकाश का इतना सरल स्वभाव व्यवहार था। फेसबुक पर अपने काम को लेकर और काफ़ी जानकारी देने वाली अधिकतर उनकी पोस्ट थी। प्रोफाइल इमेज भी उतनी ही जानदार थी। गहरी आंखें किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर ले, ऐसा व्यक्तित्व उसके चेहरे से साफ झलकता था। जब आकाश को ये पता चला था कि रेशमा कॉलेज में पढ़ती है तो उसकी पढ़ाई से संबंधित भी काफ़ी जानकारी वो उससे साझा करता था और उसे हौसला देता था। रेशमा ने अपने दूसरे वर्ष की परीक्षाओं को ना सिर्फ अच्छे से किया था बल्कि पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई थी वो, और ये बात सबसे पहले उसने उसी को बताई थी। इस तरह बात करते करते कब उसे आकाश से बात करने की आदत हो गई, इसका तो खुद भी उसे अंदाज़ा नहीं हुआ। ये सब सोचते सोचते वो मुस्कुरा देती है और सोचती है ऐसा कुछ नहीं है जैसा सुनिधि ने कहा। वो तो आकाश से कभी मिली भी नहीं, ऐसे थोड़ी प्यार ही हो जाता है। ये सुनिधि ने भी ना पता नहीं क्या कीड़ा घुसा दिया और मैं उसकी बातों को सोचने लगी। इस तरह वो घर आ जाती है। घर पर महेश जी उसे बताते हैं अगले महीने आंचल की सगाई होगी और उसके बाद शादी। पंडित जी ने कहा है कि उसके बाद शुभ मुहूर्त फिर अगले साल आएगा। रेशमा को इसकी उम्मीद नहीं थी कि उसकी अच्छू दी की शादी इतनी जल्दी हो जाएगी। वो भागकर आंचल के गले लग जाती है और उसे बधाई देने लग जाती है, पर आंचल की आंखों से आंसू देखकर वो उसे कहती है, ओए क्या हुआ है, आप खुश नहीं हो? क्या हुआ है दी? जीजा जी ने आपसे कुछ कहा है क्या? आंचल इस पर कहती है, सब कुछ इतना जल्दी क्यों हो रहा है रेशमा? कैसे रहूँगी मैं तेरे और पापा के बिना? मुझे नहीं जाना कभी भी। रेशमा इस पर कहती, ओके मैं अभी जीजा जी को फ़ोन लगाती हूँ। उसके हाथ से फ़ोन लेते हुए और उन्हें कहती हूँ कि दी को आपसे शादी नहीं करनी। आंचल इस पर हैरान होकर रेशमा की तरफ देखती है और कहती है, क्या मैंने उनसे शादी करने से कब मना किया? रेशमा इस पर कहती है, अरे आपने ही तो कहा ना कि आपको शादी नहीं करनी। मैं तो बस आपकी मदद कर रही थी। आंचल उसके हाथ से फ़ोन छीनते हुए कहती है, ओए तू पागल है क्या? तुझे मुझे समझाना चाहिए और तू है कि ये सब कर रही है। रेशमा इस पर हंसने लग जाती है और कहती है, अरे दी मैं तो मजाक कर रही थी, चिल, मैं उनसे ये सब नहीं कहने वाली, पर मुझे अपना फ़ोन तो दो। आंचल इस पर उसे अपना फ़ोन देती है तो रेशमा अजय को फ़ोन मिलाती है और उसे कहती, मुबारक हो जीजा जी, और आप पहले ये बताइए आप हमें पार्टी कब दे रहे हैं? इस पर अजय उससे कहता है, अरे आप जब कहें तब दे देंगे, आपको तो पार्टी आफ्टर ऑल आपकी वजह से ही तो ये सब हो पाया है। रेशमा इतराते हुए कहती है, वो तो है जीजा जी, आप पर मेरा ये एहसान है। इस पर अजय भी मुस्कुराते हुए कहता है, तो बताइए हमारी शायली साहिबा को पार्टी और कब और कहाँ चाहिए?
रेशमा इस पर कहती है, हम लोग कल मिलते हैं, लीजिए दी से बात कर लीजिए। फ़ोन आंचल को पकड़ाकर उछलते कूदते वो बाहर चली जाती। आंचल और अजय अपनी मुलाकात को याद करते। अजय और आंचल यूँ तो एक ही कॉलेज में पढ़े थे, पर अजय अलग कोर्स में था और आंचल अलग। कॉलेज ट्रिप में पहली बार दोनों के बीच बात हुई थी, जब यहाँ से जाते समय दोनों एक ही सीट पर बैठे थे। आंचल बहुत ही शांत स्वभाव की थी, ज़्यादा दोस्त नहीं थी उसकी, और जो थी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी थी। अजय बस के चलने के समय पहुंचा था तो जल्दी से वो आंचल के पास खाली सीट देखकर वहीं बैठ गया था। आंचल को तब बड़ा ही अजीब लगा था, पर वो उसे कुछ ना कह सकी। अब एक खिड़की वाली सीट मिली थी उसे तो बाहर ही देखने लगी थी वो। अजय बराबर वाली सीट पर बैठे अपने दोस्तों से बात कर रहा था। अब अजय के वहाँ बैठती आंचल अपने दोस्तों से भी खुलकर बात नहीं कर पा रही थी। इस वजह से अपने ईयरफोन्स को कान में लगा वो अपनी आंखें बंद कर लेती। उसके अलावा बस में सभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अजय जब से वहाँ बैठा था उसने भी आंचल के ऊपर अपना ध्यान नहीं दिया था। गाना सुनते सुनते जाने कब आंचल सो जाती है और उसका सर अजय के कंधे से टकरा जाता है। सिर टकराते ही अजय उसकी तरफ देखता है। उसकी जुल्फें उसके चेहरे पर आ रही थी। अचानक ही आंचल को अजय की नज़रें अपने ऊपर होने का आभास होता है तो वो झट से अपनी आंखें खोलती है तो देखती है उसका सिर अजय के कंधे से टिका था। वो हड़बड़ाकर अलग होती है और कहती है, आई एम सॉरी। अजय इस पर कहता है, इट्स ओके, और वापस अपने दोस्तों की तरफ मुँह कर लेता है। अब आंचल को खुद पर बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। अब वो सोच लेती है कि चाहे कुछ हो जाए अब वो सोएगी नहीं, मगर थोड़ी ही देर में वो बोर हो जाती है तो अपने बैग से एक बुक निकाल कर पढ़ने लग जाती है। बस में कोई गाने सुन रहा था, कोई अंताक्षरी खेल रहा था तो कोई बातें कर रहा था। सिर्फ एक आंचल ही थी जो बुक पढ़ रही थी। उसे किताब पढ़ते देखकर अजय के दोस्त कहते हैं, यार पिकनिक पर भी कोई कैसे पढ़ सकता है, सच में ये लड़की हद से ज़्यादा बोर है। आंचल को उसकी बातें सुनाई तो देती है पर उसे वो इग्नोर कर देती है, मगर अजय अपने दोस्तों को किसी का भी मजाक न बनाने के लिए कहता है। आंचल को अजय का स्वभाव पसंद आ जाता है। अजय की बात पर वो उसे थैंक्स कहना चाहती थी, पर अजय का ध्यान नहीं होता तो वो कह भी नहीं पाती। इधर अजय के दोस्त भी अब आपस में बात करने लगे थे और अजय अब सामने देखने लगा था। फिर कुछ सोचकर वो आंचल की तरफ देखता है जो अभी भी अपना ध्यान बुक में लगाए थी। अजय उससे कहता है, आप सोच सकती हैं मेरा मतलब आप उठ क्यों गई। आंचल इस पर कहती, नहीं बस वो जरा सी झपकी लग गई थी, मैं ठीक हूँ। अजय इस पर कहता है, आपका कोई दोस्त नहीं है क्या इस टूर पर। वो मुझे ऐसा लगा जैसे आप बोर हो रही हो। आंचल कहती है, मेरी सहेलियाँ जिनके जिद करने पर मैं आने के लिए तैयार हुई थी, पर वो सभी पीछे बैठी हैं। अब मुझे लग रहा है मुझे उनकी बात माननी ही नहीं चाहिए थी, मुझे आना ही नहीं चाहिए था, गलती कर दी आकर। अजय इस पर कहता है, इस तरह खामोश रहोगी तो यही लगता रहेगा। इस पिकनिक का मतलब ही यही है कि सब एक दूसरे को जाने, नए दोस्त बनाएं और खुश रहें। मुझे तो ये नए दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है। आंचल इस पर कहते, मैं इतनी आसानी से किसी से दोस्ती नहीं करती। अजय उसकी बात पर मुस्कुरा देता है। उसकी मुस्कुराहट पर आंचल उसके चेहरे को देखती है तो अजय उससे पूछता है, क्या हुआ। तो वो कहती है, कुछ नहीं, और फिर अपनी नज़रें हटा लेती है। अजय का दोस्त अजय से कुछ पूछने लगता है तो अजय उससे बात करने लगता है। उसे उससे बात करते देख आंचल को अजीब सा लगता है। अजय के साथ बात करना उसे अच्छा लग रहा था। ज़्यादा बात तो नहीं हुई थी पर वो अजय की तरफ खींची सी गई थी। उस पिकनिक पर अजय और आंचल इसके बाद कई बार मिले। तब अजय ने जाना कि आंचल का स्वभाव ही शांत है। उसका ये शांत व्यवहार उसे दूसरों से अलग बनाता है। आंचल भी अजय के सामने काफ़ी सहज होने लगी थी। पिकनिक के दूसरे ही दिन अचानक कॉलेज की एक लड़की पानी में गिर जाती। आंचल जिसे तैरना भी नहीं आता था, बिना उस लड़की के बोले पानी में कूद जाती। उसे बचाने को एक पल को तो सभी डर गए थे कि ये क्या हुआ, पर अगले ही पल वो लड़की को तैर के बाहर आ जाती है। पर आंचल पानी में डूबने लगती है तो हेल्प चिल्लाने लगती है। इस पर वो लड़की चिल्लाते हुए उसे कहती है, जब तैरना नहीं आता तो तुम पानी में कूदी ही क्यों। अजय ये देखकर उस लड़की को डांटता है और कहता है, वो तुम्हें बचाने के लिए गई थी, बिना ये सोचे कि वो बचा पाएगी भी या नहीं, और तुम उससे इस तरह बात कर रही हो। कहकर वो कूदता है और आंचल को पानी से बाहर निकालता है। उस लड़की को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत ही आंचल से माफ़ी मांग लेती है, मगर अजय सबको उस तरफ
देखकर वहाँ से चला जाता। ये दूसरी बार था जब आंचल उसे थैंक्स कहना चाहती थी पर नहीं कह पाती। आंचल की दोस्त उसे कमरे तक ले जाती है और उसे संभालती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें कूदने की क्या जरूरत थी जब तैरना नहीं आता है। इस पर आंचल कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस लगा कि उसे कुछ हो गया तो सब कहती है ना तू पागल है। रात को सब बाहर गेम्स खेल रहे थे मगर आंचल अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। अजय का ध्यान जब इस पर जाता है तो वो आंचल की सहेली मुस्कान से पूछता है। जवाब में वो उससे बताती है कि पानी में भीगने की वजह से उसे बुखार है, इसलिए वो आराम कर रही। अजय को अब आंचल की चिंता होने लगी थी। वो उसके कमरे के बाहर तक तो चला जाता है, फिर वो बाहर से ही कहता है आप ठीक हैं। आंचल अजय की आवाज़ पहचान जाती है और कहती है अभी भी हल्का बुखार है, आप अंदर आ सकते हैं। अजय अंदर आता है तो देखता है कि इतनी सी देर में ही आंचल का चेहरा काफ़ी मुरझा गया था। वो उसे कहता है आपने दवाई ली? आंचल हाँ में सिर हिलाती। अजय वहीं बैठकर उसे अपने दोस्तों के किस्से सुनाने लग जाता है, जिसे सुनकर आंचल हंसने लग जाती है। काफ़ी देर तक अजय और आंचल एक दूसरे से बातें करते हैं। अजय से बात करते हुए वो पहले से बेहतर महसूस करती है। काफ़ी देर के बाद आंचल की वही दोस्त मुस्कान कमरे तक आती है तो अजय आंचल को अपने ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते मुस्कान आंचल को छेड़ने लग जाती है कि देख रही हूँ आजकल मैडम का कोई ज़्यादा ही ध्यान रख रहा है। आंचल शर्माने लग जाती है तो मुस्कान उसे कहती है क्या बात है, चलो हमारे ग्रुप में एक तू ही सिंगल थी, अब तो तू भी मिंगल। इस बात पर तो पार्टी बनती, पर तू ना पहले ठीक हो जा। आंचल इस पर कहती ऐसा कुछ नहीं है, और उसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, वो तो बस मेरा हाल चाल पूछने आया था। इस पिकनिक से लौटते वक्त संयोग से नहीं बल्कि जानबूझकर दोनों साथ बैठे थे। आते वक्त रात का समय था तो सब सो गए थे बस में, पर आंचल और अजय जागे हुए थे। आंचल और अजय दोनों ही सोच रहे थे कि पता नहीं इसके बाद उन्हें कभी मौका भी मिलेगा मिलने का या नहीं। अजय आंचल की तरफ देखता है, आंचल भी अजय को देख रही थी। अजय उससे पूछता है क्या तुम्हें अब भी ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इस पिकनिक पर नहीं आना चाहिए था? आंचल इस पर कहते अगर नहीं आती तो शायद पछताती। अजय फिर उसे कहता आपने कहा था आप इतनी आसानी से दोस्ती नहीं करती। आंचल इस पर कहती आप जैसा दोस्त हो तो दोस्ती हो ही जाती है। अजय उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता फ्रेंड्स। आंचल भी उससे हाथ मिलाकर कहती है फ्रेंड्स। दोनों एक दूसरे का नंबर भी शेयर करते हैं। ये ट्रिप आंचल और अजय दोनों के लिए ही यादगार बन गई थी। आंचल और अजय उसके बाद अक्सर ही मिलते थे और अजय ने आखिर एक दिन उसे शादी के लिए बोल दिया। आंचल के लिए वो दिन बहुत खुशी का दिन था। आंचल रेशमा से कुछ नहीं छिपाती थी। अजय के बारे में भी उसने रेशमा को बता दिया था और आज रेशमा की वजह से ही उन दोनों की शादी हो पाई थी। इधर रेशमा बाहर आती है तो देखती है उसके फ़ोन पर आकाश का मैसेज आया हुआ था। कल से अब तक रेशमा की आकाश से बात नहीं हुई थी और अभी तक उसे आकाश का ख्याल भी नहीं आया था। वो तो बस सुनिधि ने उसे छेड़ा था तो उसे खुद के लिए अजीब लग रहा था, पर जब उसे ये लगा कि अगर उसे सच में ऐसा कुछ होता तो वो आकाश से सबसे पहले नहीं बताती अच्छू दी के रिश्ते के बारे में। इसका मतलब ये सब सुनिधि का वहम है। ये सोचने के बाद ही वो आकाश का मैसेज पढ़ती। आकाश के हाय के मैसेज के जवाब में वो इसे हेलो बोलकर हालचाल पूछती है तो आकाश उसे कहता है वो बिल्कुल ठीक है। तब रेशमा उसे आंचल के रिश्ता तय होने के बारे में बताती, जिस पर औपचारिक तरीके से आकाश उसे बधाई देता है। इस तरह फिर दोनों ही बातों में लग जाते। रेशमा अपने कॉलेज के बारे में बताती है। जब दोनों फ़ोन रखते हैं तो रेशमा को आभास होता है कि 2 घंटे से वो लोग बात कर रहे थे। वो मुस्कुराने लगती है। इधर आकाश भी फिर सो जाता है। अगले दिन आकाश ऑफिस जाता है। आज उनके ऑफिस में उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर NCAO मिस्टर अधिराज शर्मा आए हुए थे। आज वहाँ मंथली बोर्ड मीटिंग थी। सुबह से सभी काम में लगे हुए थे। महीने के टारगेट ऑर्डर्स का प्रेशर सेल्स एक कर्मिलन्स टीम पर साफ दिखाई दे रहा था। अधिराज शर्मा के बेटे युवान शर्मा भी ऑफिस में आए थे। मिस्टर अधिराज और युवान बेंगलोर में रहते थे। वहीं बेंगलोर में ही कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस था। युवान बेंगलोर के डी
यूनिवर्सिटी से MBA के फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहा था और कभी कभार ऑफिस आ जाता था। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक के बेटे होने के बाद भी युवान में ना ही रत्ती भर घमंड था और ना ही कोई दिखावा। खुलकर अपनी ज़िंदगी को जीने वाला और मस्त दिखावा खुलकर अपनी ज़िंदगी को जीने वाला और मस्त मौला इंसान था। आकाश के काम की तारीफ अधिराज जी युवान के सामने अक्सर ही कर देते थे। इसी वजह से युवान भी आकाश से काफ़ी प्रभावित था और दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। ऑफिस की मीटिंग खत्म करने के बाद अधिराज और युवान इसी शहर में रहने वाले अपने दोस्त अखिलेश जी के घर जाते हैं। अखिलेश खन्ना जी का नाम अधिराज शर्मा जी की तरह ही बड़े उद्योगपतियों में शुमार था। दोनों ही साथ साथ पढ़े बड़े हुए थे। जिगरी दोस्ती जो इन दोनों के पिता से शुरू हुई थी वो सिर्फ इनमें ही नहीं बल्कि इनके बच्चों में भी थी। अधिराज जी की पत्नी का तो सालों पहले ही देहांत हो गया था, इसलिए उनके परिवार में तो केवल वो और युवान ही रहते थे। पर अखिलेश जी मुंबई में अपनी पत्नी उर्मिला जी और अपने 3 बच्चियों कुणाल, करण और बेटी शिविका के साथ रहते थे। अधिराज जी अखिलेश जी के घर जाते हैं तो अखिलेश जी बहुत खुश थे। अखिलेश जी का छोटा बेटा करण युवान का अच्छा मित्र था, तो वो वहीं उनकी बेटी शिविका युवान को पसंद करती थी। युवान को देखते ही बड़ी खुशी से वो उसके गले लगती है। शिविका के यूं गले लग जाने से युवान छिप जाता है और उसका हाथ हटाता है। जो युवान सबके सामने बड़ा ही मस्त मौला रहता था, वो शिविका के सामने आते ही एकदम से शर्मिला हो जाता था। शिविका का गले लग जाना, बात बात पर उसका हाथ पकड़ना युवान को असहज कर देता था, मगर शिविका उसे ऐसे देख और परेशान करती थी। घर में करण शिविका के इस व्यवहार की वजह से जानता था और इसके लिए युवान को छेड़ता है, तो युवान उसे मारने के लिए दौड़ता है और दोनों पूरे घर में भागने लगते हैं। तभी कुणाल करण के सामने आता है, उसे रोक देता है, तो युवान कहता है, देखो ना भाई, इसे जब देखो तब अपनी हरकतें दिखाता रहता है। कुणाल करण को कहता है, करण ये सब क्या है, क्यों परेशान कर रहे युवान को? तो करण कहता है, तो क्या करूं भाई, ये आता ही इतना कम है घर पर, तो इसका बदला तो लेना बनता है ना। इस पर युवान कहता है, जैसे तू तो हरदम मेरे घर में पड़ा रहता है ना। कुणाल इस पर हंसते हुए कहता है, तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। तो करण और युवान दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अधिराज भी उर्मिला से कहते हैं, तो भाभी जी कुणाल की शादी के बारे में सोच रहे हैं क्या आप? इस पर उर्मिला जी कहती, हाँ भाई साहब, हम तो कब से चाहते कि कुणाल अब अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। ऑफिस तो बहुत अच्छे से संभाल ही रहा है, अब कोई घर संभाल ले तो अच्छा हो जाए। पर कुणाल की है कि मानता ही नहीं, वाही रटा रटाया एक ही जवाब अभी नहीं करनी। अधिराज ये सुनकर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, ये आजकल के बच्चे काम अपने मन से करते हैं, सब कुछ खुद ही तय कर लेते हैं। अखिलेश जी इस पर कहते हैं, नहीं यार, मेरा कुणाल बिल्कुल अलग है, उसे तो जो मैं कह दूँ चुपचाप मान लेता है। करण तो फिर भी अपनी मनमानी चला लेता, मगर कुणाल वो तो सच में बहुत ही आज्ञाकारी है। कुणाल उन लोगों की बातें सुनकर बस मुस्कुरा देता, तो शिविका कुणाल के पास आकर धीरे से कहते, भाई आपको नहीं लगता कि डैड की को अपेक्षा भाभी के बारे में बता देना चाहिए? आप कहें तो मैं बात करूं उनसे। कुणाल उसे रोकते हुए कहता है, नहीं पागल है क्या शिवू, तू डैड से कुछ नहीं कहेगी, वक्त आने पर मैं खुद बता दूंगा, तुझे मेरी कसम है शिवू। शिविका इस पर कहते, अरे रिलैक्स भाई, आपको ना कसम देने की ज़रूरत नहीं है, आई प्रॉमिस मैं डैड से कुछ नहीं कहूँगी, बट अगर आपने भी कुछ नहीं कहा तो प्रॉब्लम हो सकती है। कुणाल इस पर कहता है, मैं पहले अपेक्षा से बात करूँगा। शिविका इस पर कहती, ओके भाई, बट आप मुझे कल अपने साथ लेकर जाओगे? कुणाल इस पर पूछता है, कहाँ? शिविका इस पर कहती है, भाभी से मिलवाने। प्लीज़ भाई, प्लीज़ प्लीज़। शिविका कुणाल से मिन्नत करती है, तो कुणाल उसका चेहरा देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, ठीक है चल लेना। कुणाल के इतना कहने पर करण कहता है, कहाँ जाने की बात हो रही है? शिविका बोलने वाली थी कि कुणाल उसे बीच में ही रोक कर कहता है, वो युवान आया है तो हम सोच रहे थे हम चारों घूमने चलते हैं। तो करण कहता है, गुड आइडिया। थोड़ी देर बाद कुणाल, करण, शिविका और युवान अधिराज और अखिलेश जी से पूछकर बाहर घूमने निकल जाते हैं। चारों एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और अगली सुबह में
अधिराज और युवान वापस बेंगलोर चले जाते हैं। इधर महेश जी के घर में आंचल की सगाई की तैयारी हो रही थी। समय के तो जैसे कभी कभी पंखे लग जाते हैं, इतनी तेज़ी से बीत जाता है। देखते ही देखते 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला और आंचल की सगाई की तारीख नज़दीक आ गई। इस 1 महीने में रेशमा ने आकाश से बात ना करने की बहुत कोशिश की, पर वो कोशिश केवल उसके मन तक ही रह सकी। हकीकत में तो वो अपनी दी की सगाई से लेकर शादी तक के हर कपड़े को खरीदने के लिए उसकी राय ले रही थी। आकाश की पसंद वाकई में काबिले तारीफ थी। उसके कोशिश के नाकामयाब होने का एक कारण ये भी था कि उसके मन में क्या चल रहा है, इससे आकाश अनजान था। वो तो उससे हमेशा की तरह ही बात कर रहा था। ऐसे में रेशमा से ना कुछ कहते बन रहा था ना चुप रहते। वो तो गनीमत थी कि आंचल की शादी की व्यवस्था ज़्यादा थी, तो वो ज़्यादा समय आकाश से बात नहीं कर पा रही थी। आंचल की सगाई में दोनों बहनें जब पार्लर में तैयार हुई तो जब आंचल ने अजय को तस्वीर भेजने से मना कर दिया था, वहीं रेशमा ने पार्लर से ही अपनी तस्वीर आकाश को भेज दी। पल में ही रेशमा के मोबाइल पर आकाश का भेजा मैसेज उसकी धड़कनों को जैसे थाम लेता है। इतना ही तो कहा था आकाश ने कि कितना कत्ल करने का इरादा है, किसका कत्ल करने का इरादा है, बहन की सगाई में क्या खुद के लिए भी पसंद करने का इरादा तो नहीं है। शर्मा गई थी वो उसके इतने मैसेज पे ही। उसे यूँ मुस्कुराते देख आंचल उससे पूछती है, क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रही है और फ़ोन पर किसे मैसेज कर रही है तूने? उन्हें तो फ़ोटो नहीं भेजी ना? देख, मैं चाहती हूँ कि मुझे वही देखे जब मैं उनके सामने होंगी। रेशमा कह देती है, डोंट वरी दी, आप कहो वैसा ही होगा। महेश जी ने होटल बुक किया हुआ था। दोनों ही तरफ के ज़्यादा मेहमान नहीं थे क्योंकि शादी एक हफ्ते बाद ही थी। सारा इंतज़ाम होटल वालों ने बखूबी कर ही दिया था। कुछ ही देर में अजय का परिवार भी वहां पहुंच गया था। आंचल जब वहां आती है तो सच में अजय उसे देखता रह जाता। मेकअप के बावजूद उसके चेहरे से झलकती सादगी उसे और भी सुंदर बना रही थी। आंचल की तरफ लगातार रेशमा देखने पर रेशमा भी मुस्कुरा देती है। सुनिधि भी वहां आई थी। रेशमा को इस तरह के लुक में देखकर कहती है, क्या बात है यार, बड़ी सुंदर लग रही है। सच में आज अगर तेरे आकाश जी यहाँ होते ना तो वो सबके सामने तेरा हाथ थाम कर अच्छू दी की सगाई में ही तेरी भी सगाई कर देते। रेशमा उसकी बात सुन लजाने लगती है। आकाश का भेजा मैसेज उसे याद आ जाता है, पर अपनी भावनाओं को छिपाते हुए वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। और तुझे कितनी बार कहा, मेरे और आकाश जी के बीच कुछ नहीं है। सुनिधि इस पर कहती है, मत मान, मगर मेरा कहा झूठा नहीं है। वैसे सच में बड़ी प्यारी लग रही है। रेशमा मुस्कुराकर उससे कहती है, थैंक्स, और तू भी बड़ी अच्छी लग रही है। पूरे रीति रिवाजों के साथ आंचल और अजय की सगाई हो जाती है। ऐसे मौके पर वो आकाश को याद तो कर रही थी, सोच रही थी कि अगर वो होता तो कितना अच्छा होता, मगर अब तक नहीं मिले। देखा जाए तो उनकी बातें औपचारिक ज़्यादा होती थी। ऐसे में उसे सगाई या शादी में बुलाना उसे सही नहीं लगा। और फिर कहीं ना कहीं वो ये भी सोच कर बैठी थी कि एक बार अच्छू दी की शादी हो जाए, वो आकाश का चैप्टर हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। उधर कुणाल अपेक्षा को बार बार शादी के लिए कहता है। वो अपेक्षा को बताता है कि उसके घर में उसके डैड और मॉम जल्दी ही उसकी शादी कराना चाहते हैं और वो अपेक्षा को खोना नहीं चाहता, मगर उसकी इन बातों का जैसे अपेक्षा पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। वो उसे साफ तौर पर कह देती कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है और अगर उसे इतनी ही जल्दी है तो जहाँ उसके घर वाले चाह रहे हैं वहीं शादी कर ले। वो ये सुनकर कुणाल को गुस्सा आ जाता है और वो अपेक्षा की बाहों को पकड़ कर कहता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? तुम्हें होश भी है? मैं प्यार तुमसे करता हूँ, किसी और से शादी कर लूँ? मेरी छोड़ो, क्या तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? अपेक्षा को कुणाल की बातों से तकलीफ़ हो रही थी, पर अपने दुख को छिपाते हुए कहती है, देखो कुणाल, आई लव यू बट आई एम नॉट येट रेडी फॉर मैरिज। मैं तुमसे प्यार करती हूँ पर मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं। और फिर तुम ही बताओ, क्या हम सारी ज़िंदगी तुम्हारे पेरेंट्स के हिसाब से जीते रहेंगे? हमारी अपनी भी तो लाइफ है ना। आज वो तुम्हें शादी के लिए फ़ोर्स करेंगे, कल बच्चों के लिए। मेरी ज़िंदगी का क्या कुणाल? मैं ऐसी ज़िंदगी तो नहीं चाहती थी।
कुणाल अपेक्षा की बातें सुनकर हैरान हो जाता है। उसे अपेक्षा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसकी बाहें छोड़कर वो गुस्से में उसे ये कहकर कि तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती, और चला जाता है। कुणाल को जाता देखकर अपेक्षा जमीन पर बैठ जाते, दोनों हाथ अपने सिर पर रखकर उसे जाता हुआ देखती उसकी आंखों से आंसू बह जाते थे। कुणाल घर पर जाकर बहुत दुखी होता है। थोड़ी देर में वो फिर से अपेक्षा को फ़ोन मिलाता है, पर अपेक्षा उसका फ़ोन नहीं उठाती, जिस पर गुस्से में कुणाल अपना फ़ोन बिस्तर पर फेंक देता। आंचल की सगाई और शादी में बस एक ही हफ्ते का अंतर था, तो रेशमा आंचल की शादी में इस कदर व्यस्त हो गई कि उसे आकाश से बात करने का समय भी नहीं मिला। रह रहकर उसे आकाश का ख्याल तो आता, पर वो उसे मैसेज तक का जवाब नहीं भेज पाती। कभी वक्त भी मिलता तो वो ये सोचती कि कहीं उसे आकाश की आदत तो नहीं हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सोचकर वो फिर उसे मैसेज नहीं भेजती। इधर आकाश भी ये सोच कर कि रेशमा अपनी बहन की शादी में व्यस्त होगी, उसे मैसेज नहीं भेजता। अपनी बात पर गौरव से इतराती रेशमा सुनिधि को कहती, देख ले, तू जैसा कहती है वैसा कुछ नहीं है। पिछले 3 दिन से मैंने उससे कोई बात नहीं की। अब तू तो मानती है ना तू गलत है। सुनिधि बात सुनकर बस मुस्कुराती। इस तरह दिन बीतते चले जाते और आंचल की शादी का दिन भी आ गया था। शादी की रस्मों में व्यस्त रेशमा सोच रही थी शायद उसे आकाश को बुला लेना चाहिए था। आखिर वो उसका दोस्त है, कहीं वो उससे नाराज़ हो गया तो फिर खुद से कहती है तो क्या हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है। पूरे रीति रिवाजों के साथ आंचल और अजय की शादी भी हो जाती है। अजय और आंचल के बीच बहुत प्यार था। अजय आंचल का बहुत ख्याल रखता था। कभी कभी तो आंचल को लगता था जैसे उसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा ही पॉजेसिव है। फिर इस बात को उसकी फ़िक्रमान वो नज़रअंदाज कर देती, पर कभी कभी ये फ़िक्र ज़्यादा होने लगती। वो कहते हैं ना, अति हर चीज़ की बुरी होती है। अजय उसे कभी अकेले कहीं नहीं जाने देता था। बात बात पर उसे रोकना टोकना शुरू हो चुका था। आंचल इसका जिक्र वो कभी कभार रेशमा से करती थी तो रेशमा उल्टा उसे ही समझा देती कि अजय जीजा जी बहुत अच्छे इंसान हैं दी, आप इतना मत सोचो, ये तो अच्छा ही है कि वो आपकी इतनी परवाह करते हैं। एक दिन रेशमा और सुनिधि कॉलेज ख़त्म होने के बाद निकलते हैं तो रेशमा उसे गोलगप्पे खाने का कहती है तो सुनिधि उसे कहती है आज नहीं, पापा के दोस्त घर पर आने वाले हैं तो मुझे जल्दी जाना होगा। रेशमा उसे कहती है ठीक है। सुनिधि जब घर पर पहुंचती है तो वहां अखिलेश जी आए हुए थे। सुनिधि उन्हें प्रणाम करती है। अपनी माँ के साथ मिलकर वो उनके लिए नाश्ता पानी लाती है। सुनिधि का मधुर व्यवहार अखिलेश जी को बहुत पसंद आता। अखिलेश जी सुनिधि से पूछते हैं तो बेटी क्या कर रही हो तुम। इस पर सुनिधि उन्हें बताती है कि ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में हैं और पेपर की तैयारी कर रही हैं। अखिलेश जी उनके सिर पर हाथ फेरते हैं। थोड़ी देर बाद जब अखिलेश जी बाहर जाने लगते हैं तो सुनिधि के पापा प्रभाकर जी उन्हें छोड़ने के लिए आते हैं। उस समय अखिलेश जी कहते हैं यार अभी मुझे ना तेरी बेटी बड़ी पसंद आई, सोच रहा हूँ उसे तुझसे छीन लूँ। तो प्रभाकर उसे कहता है अरे ये कैसी बात कर रहा है, जैसे वो मेरी बेटी है तेरी भी बेटी है। अखिलेश जी इस पर कहते हैं ऐसे नहीं, मैं तो उसे अपने बेटे कुणाल की बहू बनाकर ले जाऊंगा। अखिलेश जी की बात सुनकर प्रभाकर की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं ये क्या कह रहा है तू, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि मेरी बेटी तेरे घर जाएगी। इस पर अखिलेश जी उसे कहते हैं क्यों भाई, मेरा घर बुरा है क्या। प्रभाकर जी इस पर कहते नहीं रे, कहाँ तू और कहाँ तेरा बेटा, मेरी बेटी तो बड़ी ही भाग्यशाली है। और अपने हाथ जोड़ लेता है तो अखिलेश जी उसके जुड़े हुए हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है मैं कल ही कुणाल और निधि बिटिया को एक दूसरे से मिलवाता हूँ। मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटे को मेरी पसंद पर कोई एतराज़ नहीं होगा। सुनिधि जो उस वक्त घर पर रह गया, अखिलेश जी का फ़ोन उसके अपने हाथ में लेकर आए थे, वो ये सारी बातें सुन लेती। वो अखिलेश जी को उनका फ़ोन देती हैं तो अखिलेश जी उनके सिर पर हाथ रख कर उसे खुश रहने का आशीर्वाद देते हुए कहते हैं अच्छे से सोच कर ही फैसला करना। सुनिधि ये बात सुनकर उनके पैर छू लेती है और शर्माते घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन सुबह अखिलेश जी कुणाल से कहते हैं कुणाल बेटा यहाँ आओ। कुणाल उनके पास आते हुए कहता जी डैड। अखिलेश जी अब उसे बताते हैं कि बेटा आज प्रभाकर जी अपनी बेटी के साथ यहाँ आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि तुम उनसे मिलो।
जानो। कुणाल हैरानी से अपने पिता की तरफ देखता है तो वो उसे आगे कहते हैं, माफ़ करना बेटा, हमने तुमसे बिना पूछे सुनिधि और तुम्हारी शादी की बात कह दी। दरअसल जब वो हमें मिली तो हमें लगा कि वो इस घर के लिए सही है। देखो बेटा, हम तुम पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। तुम उससे मिलो और अगर तुम्हारी हाँ होगी तो ही ये शादी होगी। अगर तुम्हें किसी और से प्यार है तो वो भी बता सकती हो। कुणाल को याद आता है कि वो अपेक्षा से कई बार कह चुका है शादी के लिए, पर वो अभी इस बारे में बात करने से ये कहकर रोक लेती है कि उसे अपना करियर बनाना है। वो शादी का नाम सुनते ही गुस्सा हो जाती है, इसलिए वो अपने डैड को अपेक्षा के बारे में बताने से पहले खुद उससे आखिरी बार कह ले ज़्यादा उचित समझता है। वो ये भी सोचता है कि जो उसके डैड ने अधिराज अंकल से कहा है, सब सोचकर वो अपने पिता का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था और अखिलेश जी से कहता, डैड जैसा आप कहें। अखिलेश जी कुणाल की बात सुनकर मुस्कुराते हैं। शिविका कुणाल और अपने डैड की बातें सुन लेती है। अखिलेश जी खुशी से कुणाल को गले लगाते हैं और चले जाते हैं। कुणाल वहीं खड़ा रह जाता है तो शिविका कुणाल के पास आती है और कुणाल से पूछती है, भाई ये आपने क्या किया? आप तो अपेक्षा से प्यार करते हैं, आप किसी और से शादी कैसे कर सकते हैं? आप तो कुछ कहेंगे ही नहीं, मैं डैड से बात करती हूँ। ये बोलकर वो जाने लगती है। इस पर कुणाल उसे रोक लेता और कहता है, नहीं, मैं सुनिधि को ही कह देता हूँ मना करने के लिए। कुणाल शिविका को बताता है कि उसे डैड को बताने से पहले अपेक्षा से बात करनी होगी। तुम डैड से कुछ नहीं कहोगे, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। शिविका हाँ में सिर हिलाती है। थोड़ी देर में प्रभाकर जी और सुनिधि अखिलेश के घर पर आते हैं। सुनिधि उर्मिला जी और अखिलेश जी के पैर छूती है। उर्मिला जी को भी सुनिधि पसंद आ जाती हैं। अखिलेश जी जब कुणाल को बुलाते हैं, शिविका सुनिधि को देखती है और सोचती है कि भाई ने बोला है तो है कि वो इस लड़के से बात करेंगे, पर पता नहीं, मुझे तो ये लड़की चालू लग रही। कितनी आसानी से इसने डैड और मॉम को पटा लिया, पर मैं इसे अपनी भाभी नहीं बनने दूंगी, चाहे जो भी हो। अगर भाई कुछ नहीं कर पाए तो मुझे ही कुछ करना होगा। कुणाल सुनिधि से मिलता है तो अखिलेश जी उसे कहते हैं, बेटा तुम दोनों एक दूसरे को जानो, समय बिताओ, ठीक है? सुनिधि प्रभाकर जी का चेहरा देखते हैं तो प्रभाकर जी आंखों में उसे जाने के लिए हाँ कह देते हैं, जिसके बाद दोनों बाहर चले जाते। कुणाल सुनिधि को मॉल लेकर जाता है। कुणाल और सुनिधि का व्यवहार पसंद आता है। कुणाल को सुनिधि का व्यवहार पसंद आता है, जिस मासूमियत और अपनेपन से सुनिधि कुणाल से बात करती है। कुणाल ये भी भूल जाता है कि उसे सुनिधि को अपेक्षा के बारे में बताना है। सुनिधि से बात करते करते जब उसे काफ़ी समय हो जाता है तो उसे एहसास होता है कि वो अपेक्षा के साथ उसकी तुलना करने लगता है। उसे पिछले दिनों किया अपेक्षा का व्यवहार याद आता है, जब अपेक्षा ने उसके मॉम डैड के बारे में गलत कहा था और फिर पिछले कुछ दिनों से अपेक्षा उसे इग्नोर भी कर रही थी। वो सोचने लगता है कि काश अपेक्षा सुनिधि की तरह होती। सुनिधि से बात करते उसे समय का पता ही नहीं लगा, जबकि अपेक्षा से बात करते हुए ज़्यादातर झगड़ा हो जाता था। और इधर उस दिन के बाद से वो अपेक्षा से मिलने के लिए कहता और वो कुछ न कुछ कह के मना कर देती थी। फ़ोन भी अब कम ही हो गया था, जो भी फ़ोन होता था वो कुणाल की तरफ से होता था। कुणाल इस विचारों में खोया था कि सुनिधि कहती है, कुणाल जी आप हमसे कुछ कहना चाहते थे। जब आप हमसे मिले तब आप परेशान थे, क्या आप ये शादी करना चाहते हैं? देखिए कुणाल जी, हमें बातों को घुमाना नहीं आता, जो भी दिल में आता है कह देते हैं। कुणाल सोचता है कि तुम किसी के मन की बातों को इतनी आसानी से कैसे समझ जाती हो। फिर कुणाल अपेक्षा के बारे में बताता। ये सब सुनने की बात सुनिधि कहते, तो आप बता क्यों नहीं देते अपने डैड को? आई एम श्योर वो आपकी खुशी ही चाहते हैं। कुणाल तब बताता है कि अपेक्षा किस तरह का व्यवहार करने लगी है। वो उसे कहता है कि कभी तो लगता है जैसे कि वो इस रिलेशन से बाहर जा चुकी है। मैं ज़बरदस्ती निभा रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। सुनिधि इस पर कुणाल से कहती है, आप चाहे तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। कुणाल उससे पूछता है, तुम कर सकती हो? सुनिधि इस पर बोलती है, बिल्कुल कर सकते हैं, और हम ये आपको प्रूव भी कर सकते हैं। कुणाल उत्साहित होकर उससे पूछता है, पर हाँ कैसे? तुम क्या करोगी? सुनिधि इस पर कहती, बताएंगे, पर पहले आपको हमें अपेक्षा जी से मिलाना होगा। कुणाल इस पर कहता है, डन, आज ही मिलाता हूँ। वो वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि उधर से फूड कोर्ट के
एक टेबल पर जोर जोर से हंसने की आवाज़ आती है। कुणाल का ध्यान अचानक ही उधर चला जाता है और वो शॉक हो जाता है अपेक्षा को वहाँ देख। अपेक्षा के सामने एक लड़का बैठा था जो कि उसका हाथ पकड़े हुए था। कुणाल को याद आता है कि कल ही अपेक्षा ने उससे कहा था कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। कुणाल गुस्से में अपेक्षा के पास जाता है। पीछे पीछे सुनिधि भी होती है। अपेक्षा कुणाल को देखती है तो कहती है, ओ कुणाल बेबी, तुम यहाँ, चलो अच्छा है। राहुल, मैंने तुम्हें बताया था ना कि ही इज़ कुणाल माई बेस्ट फ्रेंड, एक्चुअली माई एक्स बॉयफ्रेंड। कुणाल हैरानी से उसे गुस्से में हो जाता है। फिर वो कहती है, कुणाल ये राहुल है मेरा बॉयफ्रेंड, एक्चुअली बहुत जल्द हम शादी करने वाले। कुणाल गुस्से में टेबल पे हाथ मारता है जिससे राहुल और अपेक्षा दोनों खड़े हो जाते हैं। सुनिधि कुणाल को रोकती है और इशारे से मना करती है। कुणाल गुस्से से उसे देखते हुए पूछता है, क्यों क्यों दिया तुमने मुझे धोखा? एक्स, अरे अगर प्यार नहीं था तो कह देती, हंसते हंसते जाने देता, पर तुमने झूठ बोला क्यों? अपेक्षा बेपरवाही से कहती, ओ मैं बताने ही वाली थी राहुल के बारे में, और फिर अब तो पता चल गया ना, क्या फ़र्क पड़ता है पहले या बाद में? सी कुणाल, ये पब्लिक प्लेस है, तुम यहाँ सीन क्रिएट मत करो अपनी, नहीं तो ये जो तुम्हारे साथ मिडिल क्लास लड़की है इसकी इज्जत का ख्याल रख लो, वैसे भी इनका कोई वजूद नहीं होता। कुणाल अपेक्षा को मारने के लिए हाथ उठाता है तो अपेक्षा उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, डोंट डेयर डू रेश इट, तुम जानते नहीं हो मैं क्या कर सकती हूँ, अभी के अभी तुम्हें जेल भिजवा सकती हूँ, और किस लिए इतना उछलना? वो वहाँ मौजूद लोगों के सामने कहती है, सी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये लड़का जो इस मिडिल क्लास के साथ यहाँ घूम रहा है वो मुझे धोखेबाज कह रहा। अरे इन मिडिल क्लास लड़कियों की तो आदत होती है कि किसी अमीर बंदे को फंसाना। देखो तुम्हें तो इतनी जल्दी न्यू गर्लफ्रेंड मिल गई, एक्चुअली ये बोथ डिजर्व इट इच अदर, सो नाउ जस्ट लीव फॉर्म हेयर। सुनिधि रोने लगती है। अपेक्षा राहुल के साथ वहाँ से चली जाती है। कुणाल को यकीन नहीं होता कि अपेक्षा कुछ कर सकती है ऐसा। सब लोग वहाँ हंस रहे थे। कुणाल सुनिधि को लेकर बाहर आ जाता है। वो गाड़ी में बैठ जाते, दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। कुणाल एक सुनसान रास्ते पर गाड़ी खड़ी कर चीखता है, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? सुनिधि कुणाल के कंधे पर हाथ रखती है तो कुणाल उसके गले लगकर रोने लगता है। सुनिधि को अजीब लगता है, पर कुणाल को ऐसे रोते देख वो उसे दिलासा देती है कि तभी अपेक्षा वहाँ आ जाती है। कुणाल अपेक्षा को वहाँ देखता है तो कहता है, अपेक्षा। सुनिधि कुणाल से अलग होकर साइड खड़ी हो जाती है। अपेक्षा ताली बजाती है और कहती है, सो ये है तुम्हारा प्यार, ग्रेट कुणाल। मुझे वहाँ से जाने के बाद लगा कि शायद मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, पर तुम्हें तो फ़ायदा हो गया, तुम तो जैसे मौका ही देख रहे थे। सुनिधि अपेक्षा को कहती है, नहीं अपेक्षा जी, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है, कुणाल जी आपसे बहुत प्यार करते हैं। अपेक्षा इस पर इतराते हुए कहती, ओह प्लीज़, अब मुझे तुमसे एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं। अपेक्षा के इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि वो भिखारियों की तरह बात सुने। तुम्हारे कारनामे मेरे फ़ोन में कैद हो चुके हैं। कुणाल भावुक होकर कहता, अपेक्षा क्यों कर रही हो तुम ऐसा? तुम ऐसी नहीं हो, देखो सब ठीक हो जाएगा, तुम बताओ कि क्या वजह है? अपेक्षा बोलती है, वजह? तुम वजह जानने चाहते हो तो सुनो, राहुल ओबराय इंडस्ट्री का एकलौता वारिस है और जल्द ही यूएस सेटल होने वाला है। तुम अपने भाई बहन के बीच अपने ओल्ड फैशनेड माँ बाप के साथ रहते हो जो कभी तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। दम घुटता है मेरा तुम्हारे साथ। तुम्हारी फैमिली के सभी जोकर हैं। वो शिविका सो कॉल्ड मॉडल, किसी घटिया फिल्म की बी ग्रेड एक्टर, जिसके आगे पीछे दोनों भाई दुम हिलाते रहते हैं। कुणाल चिल्लाता। अपेक्षा सुनिधि अपेक्षा को जोर का थप्पड़ लगाती है और कहती है, आपको इनके परिवार और इनके ऊपर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। आप इन्हें प्यार नहीं करती हैं ना सही, मगर इस तरह इन्हें और इनके प्यार को तो जलील मत करिए। अपेक्षा गुस्से से, यू तुम्हारी इतनी हिम्मत, नाउ यू विल नो व्हाट आई कैन डू। इस थप्पड़ का जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा। और चली जाती है। कुछ दूर जाकर वो कुणाल और सुनिधि को एक साथ देखती है, जहाँ दोनों ही एक दूसरे को संभाल रहे थे। कुणाल सुनिधि से माफ़ी मांग रहा था। अपेक्षा दूर से ही मन में कुणाल से माफ़ी मांगती और चली जाती है। कुणाल को बहुत दुख होता है। सुनिधि कुणाल से दिन फ़ोन पर हालचाल पूछती है। कुणाल तब भी उदास था। सुनिधि कहती, आप उदास मत होइए, शायद
उसके नसीब में आपका प्यार नहीं था। सुनिधि कुणाल से पूछती है कि अपेक्षा के बारे में घर पे किसी को पता है या नहीं। कुणाल अब उसे कहता है शिविका जानती है, पर कल के बारे में मैं उसे नहीं बता सकता। वो बहुत गुस्से वाली है, उसे खुद नहीं पता होता कि वो क्या कर देगी गुस्से में। सुनिधि आपने क्या सोचा है फिर? कुणाल थोड़ी देर चुप होता है, फिर कहता है मैंने डैड का सिर झुका दिया। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। सच कहूँ तो मेरे साथ ये होना ही चाहिए था। सुनिधि उसे समझाती है तो कुणाल उसे कहता है क्या ये सब जानने के बाद तुम मुझसे मेरा मतलब है कि? सुनिधि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और हम अपने पापा का दिल कभी नहीं दुखा सकते, इसलिए फैसला आपको ही करना होगा। हम बस इतना ही कहेंगे कि आपके डैड ने जब मेरे सिर पर हाथ रखा तो हमें एहसास हुआ वो बहुत अच्छे इंसान हैं। कुणाल मैंने तो प्यार करके गलती कर दी, अब डैड को दुख नहीं दे सकता। बहुत भरोसा करते हैं वो मुझ पर। डैड ठीक है कहते हैं, तुम वाकई बहुत अच्छी हो, मगर मुझे वक्त लगेगा। अगर तुम इंतज़ार कर सकती हो तो ठीक है, वरना तुम आज़ाद हो। सुनिधि पर क्या आप खुश होंगे? कुणाल खुश पता है सुनिधि, जब माँ बाप बच्चों के लिए कुछ करते हैं तो बच्चों को बहुत खुशी होती है, पर जब बच्चे माँ बाप के लिए कुछ करते हैं तो बच्चों को बहुत सुकून मिलता है। शायद तुमसे शादी करके मुझे सुकून मिल जाए। सुनिधि आपको जितना वक्त चाहिए आप ले सकते हैं। उसी दिन सुनिधि की मम्मी और पापा कुणाल के घर आते हैं। दोनों रिश्तों की बात करते हैं। शिविका उन्हें देख गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि सुनिधि ने कुणाल की बात नहीं मानी। उसे सुनिधि पर गुस्सा आता है, तब से उसे सुनिधि से नफरत हो जाती है। वो कुणाल से बात करते फिर कुणाल उसे कहता है जो हो रहा है होने दो। कुणाल वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुनिधि जब कॉलेज जाती है तो रेशमा उससे पूछती है कि 2 दिन से क्यों नहीं आ रही थी, तो सुनिधि उसे बताती है कि उसका रिश्ता तय हो गया। ये सुनकर रेशमा चौंक जाती है और कहती है इतनी जल्दी, अभी तो कॉलेज भी पूरा नहीं हुआ और ये सब अचानक। तब सुनिधि उसे कहती है मैंने तुझे बताया था ना, पापा के दोस्त आने वाले थे तो उन्हीं के बड़े बेटे कुणाल जी के साथ तय हुआ है। रेशमा ध्यान से सुन रही थी। तब सुनिधि उसे सब बताती कि किन हालात में वो शादी कर रही है। रेशमा उसे कहती व्हाट, सच में तू ऐसे इंसान से शादी करने जा रही है जो तुझसे प्यार ही नहीं करता? और क्या भरोसा वो लड़की फिर से तेरे कुणाल जी की ज़िंदगी में आई तो? मुझे तो ये सब सही नहीं लग रहा। तू सोच भी कैसे सकती है ऐसा करने का? सुनिधि इस पर कहती मैं तो बस इतना जानती कि कुणाल जी अच्छे इंसान हैं और उनके साथ गलत हुआ है, और उनके पिता ने जिस भरोसे के साथ मेरे पापा से वो सब कहा उसके बाद मुझे मेरे फैसले पर कोई अफसोस नहीं। मैं तो ये नहीं जानती कि आगे क्या होगा। अपेक्षा जी कुणाल की ज़िंदगी में वापस आएंगी या नहीं, पर मैं अपने पापा का और उनके पापा का भरोसा नहीं तोड़ सकती। रेशमा कहती मैं जानती हूँ तो जो कह रही वो बहुत बड़ी बात है। बस भगवान से इतनी प्रार्थना करूँगी कि तुझे तेरे हिस्से की खुशियाँ दे और तेरे इस फैसले को कभी गलत ना साबित होने दे। सुनिधि रेशमा के गले लग जाती है और कहती है थैंक्स यार। इधर रेशमा आकाश से जितना दूर जाने की कोशिश करती है उतना ही उसे आकाश की याद आती है। फ़ोन को बार बार अपने हाथ में लेकर वो उसके नंबर को तो कभी उसकी प्रोफाइल को देखती। इधर बीते दिन से आकाश भी रेशमा के फ़ोन ना आने की को नोटिस कर रहा था। वो सोचता है कि कहीं रेशमा उसे लेकर गलत ना सोचती हो, इसलिए उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही हो। चाहता तो था वो कि एक बार रेशमा से बात क्लियर करे, पर उस समय एक बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी के हाथ लगा था। इसी सिलसिले में उसे लगभग 1 महीने के लिए यूके जाना था। हालात कुछ ऐसे बने थे कि वो रेशमा को बता भी नहीं पाया, और जिस दिन वो जा रहा था उसी दिन रास्ते में उसका फ़ोन कहीं गिर गया, और अब वो जब तक वापस नहीं आ जाता वो उससे संपर्क नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि फेसबुक भी नहीं चला पाया था। पर कहते हैं ना अक्सर जो काम नज़दीकियाँ नहीं कर पाती वो दूरी कर जाती। 1 महीने बाद जब वापस आकाश आया तो उसे एहसास हो चुका था कि रेशमा के लिए उसके दिल में भावनाएं जुड़ चुकी हैं। वापस आकर जब वो अपनी फेसबुक आईडी ओपन करता है तो उसमें रेशमा के ढेरों मैसेजेस थे। उसका फ़ोन ना मिलना, मैसेज ना आना, क्या हुआ, बहुत सारी शिकायतें भी थी। इन सारी शिकायतें और बिन बताए चले जाने के लिए वो रेशमा से माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि उसे हर सज़ा मंजूर है। रेशमा को भी इस महीने में ये एहसास हो चुका था कि आकाश के बिना उसे अपना दिन अधूरा सा लगता है।
वो आकाश से कहते सोच लो, सजा के लिए तैयार हो। आकाश कहता है अब जब कह ही दिया है तो डरना कैसा, पर एक बार सजा देने से पहले ये तो जान लो ऐसा क्यों हुआ। फिर वो उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया जिसे वो खुद ही डील कर रहा है। वो उसे बताता है कि मैं 10 साल का प्रोजेक्ट है और अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो हमारी कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा। सब कुछ सुनने के बाद रेशमा कहती है अरे वाह, चलिए आपको माफ़ी मिलती है पर पार्टी तो देनी ही पड़ेगी। आकाश हंस पड़ता और कहता बस इतनी सी बात, अरे वो तो तुम कभी भी ले जाओ, ले लो, बताओ कब लेनी है। रेशमा ये सुनते सोचती है इसके लिए तो मिलना ही पड़ेगा, पर अगर वो उससे मिलती है तो कहीं उसे पता ना चल जाए कि उसके मन में क्या चल रहा है। अब उसके पेपर होने वाले थे तो उसी का बहाना लगा कर कहती है अभी तो नहीं, मेरे पेपर हैं, हम फाइनल एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं। पेपर खत्म होते सुनिधि की शादी की तारीख भी तय हो जाती है। जिस दिन सुनिधि की शादी होने वाली थी उसके एक दिन पहले ही महेश जी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। इस समय रेशमा काफ़ी चिंतित थी। अजय और आंचल भी अस्पताल पहुंच गए थे। रेशमा आकाश को अपने पापा की तबीयत के बारे में बताती तो आकाश उससे पूछता है कि वो कौन से अस्पताल में है। रेशमा के बताने पर आकाश कहता है कि वो कल अस्पताल आएगा रेशमा से मिलने। डॉक्टर चेकअप के बाद बताते हैं कि महेश जी को माइनर अटैक आया है और उनकी तबीयत का खास ध्यान रखना होगा, उन्हें किसी भी चीज़ का सदमा ना लगे। रेशमा उदास होकर रोने लगती है और आंचल भी रो रही थी तो अजय दोनों को शांत करते हुए कहता है कि पापा को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगले दिन आकाश अस्पताल में आता है। आज पहली बार रेशमा और आकाश एक दूसरे से मिले थे पर यह परिस्थिति ही ऐसी थी। आकाश रेशमा को हिम्मत देता है। रेशमा सुनिधि को याद कर रही थी पर आज उसकी शादी थी। रेशमा ने सुनिधि को अपने पापा की तबीयत के बारे में कुछ नहीं बताया था। आकाश के आने से रेशमा को हिम्मत मिलती है और दोनों महेश जी का बहुत ध्यान रखते हैं। जब अस्पताल से छुट्टी मिलती है तो अजय और आंचल अपने घर चले जाते हैं, मगर आकाश अब अक्सर ही रेशमा के घर आने लगा था। महेश जी भी आकाश के व्यवहार से काफ़ी इम्प्रेस थे। रेशमा और सुनिधि दोनों ही अपनी लाइफ में थोड़ा व्यस्त हो गए थे। अब साथ कॉलेज भी नहीं था तो रोज़ मिलना भी नहीं था। हाँ, कभी कभार फ़ोन पर बात हो जाती थी दोनों की। उस दिन दोनों की ही ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया था। रेशमा और आकाश एक दूसरे के और करीब आ गए थे। सुनिधि कुणाल की पत्नी बन चुकी थी। उस घर में सब ने उसे दिल से अपनाया था सिवाय शिविका के। जिस दिन सुनिधि दुल्हन बनकर पहली बार अपने ससुराल आई थी उसी दिन शिविका ने सुनिधि का बहुत अपमान किया। सुनिधि जितना उससे दीदी बोलती है उसका मान करने की कोशिश करती है, शिविका उतना ही सुनिधि का अपमान करती है और कहती है तुम जैसे मिडिल क्लास लड़कियों का नेचर मैं अच्छे से समझती हूँ, भाई बहुत सीधे हैं, तुम्हारी बातों में आ गए, डैड पर तुमने जादू कर दिया, जब से शादी तय हुई है सिर्फ तुम्हारे बारे में बात करते हैं, दौलत से मतलब होता है ना तुम्हें, चली जाओ यहाँ से। कुणाल शिविका का ये रूप देखकर उससे बात करने की कोशिश करता है मगर शिविका कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। कुणाल ने शिविका के ऊपर हाथ उठा दिया। शिविका सुनिधि से कहती है आते ही तुमने इस घर को तोड़ दिया ना, बहुत खुश होगी ना तुम, बट याद रखना तुम इस घर की बहू बन सकती हो, भाई की पत्नी बन सकती हो, पर मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं होगा, समझी तुम, मुझसे दूर ही रहना, आई जस्ट हेट यू। ये कहकर शिविका तो चली गई थी पर उस रात सुनिधि बहुत रोई थी। अखिलेश जी को तो समझ नहीं आया कि शिविका ने ये सब क्यों किया। वो उससे बात करना चाहते थे पर मगर कुणाल अपने डैड को मना लेता है कि वो शिविका से इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। शिविका का गुस्सा शांत होने पर मैं उससे बात करूंगा, मगर अब तक शिविका का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इधर सही देखभाल से महेश जी की हालत में सुधार था। एक दिन वो रेशमा से कहते हैं इतनी आसानी से मैं नहीं जाने वाला, अभी तो तेरे हाथ पीले करने हैं, बस फिर मैं तेरी माँ के पास चला जाऊंगा। रेशमा महेश जी से कहती हैं यदि ऐसा है तो मैं शादी ही नहीं करूँगी, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। अगले दिन रेशमा और आकाश एक पार्क में मिलते हैं। रेशमा आकाश से कहते थैंक्स, आपने जो मेरे लिए किया, मेरा इतना साथ दिया, उसके बाद आपके लिए मेरे मन में इज्जत और भी बढ़ गई है। आकाश इस पर कहता बस इज्जत प्यार नहीं हुआ। रेशमा ये सुनते धड़कन बढ़ जाती। वो आकाश की बात का कोई जवाब नहीं दे पाती। तो आकाश कहता इन दिनों जब तुमसे दूर हुआ तो एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए कितनी ज़रूरी, और तुम्हारी तकलीफ़ देखकर मैं दुखी हो जाता। रेशमा आई थिंक आई एम इन लव, मुझे लगता है मुझे प्यार हो गया है। क्या तुम्हें ऐसा
नहीं लगा। रेशमा शर्मा कर उठकर जाने लगती तो आकाश उसका हाथ पकड़कर कहता, जवाब तो देती जाओ। रेशमा बिना कहे जाने लगती, फिर पलट कर कहते, यू थिंक बट आई नो डेट आई लव यू, बट आपको सिर्फ लगता है, पर मुझे तो हो गया है, और शर्माते चली जाती है। आकाश उसे जाता देखता है और मुस्कुरा देता है। रेशमा घर पहुंचती है और जो कुछ भी थोड़ी देर पहले उसने आकाश से कहा था ये सोचकर मुस्कुराती रहती है। आकाश उसे फ़ोन करता है पर वो शर्म के मारे फ़ोन नहीं उठाती। इस पर आकाश उसे एक मैसेज भेजता है, अब क्या बात नहीं करोगी? इससे तो अच्छा था हम दोनों एक दूसरे से कुछ कहते ही नहीं। रेशमा पढ़कर मुस्कुराते पर जवाब नहीं देती। आकाश फिर मैसेज करता है, तो ठीक है, जब तुम्हें ठीक लगे कॉल कर लेना। मैसेज पढ़कर रेशमा हिम्मत करके फ़ोन करते पर कुछ बोलती तो आकाश उसे कहता है, क्या तुम सारी ज़िंदगी ऐसे ही खामोश रहने वाली हो? अगर ऐसा है तो माँ तुम्हें बेजुबान ना समझ ले। रेशमा कहती है, आकाश जी प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आकाश हंसने लगता है तो रेशमा कहती है, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आकाश अपनी हंसी रोकते उससे पूछता है, वैसे तुम यूँ अचानक चली क्यों गई? रेशमा फिर कहती, आकाश जी कुछ देर दोनों बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन रेशमा सुनिधि को फ़ोन कर बताती है तो सुनिधि खुश से चिल्लाने लगती। कुणाल उसे चिल्लाते देख पूछता है, क्या हुआ? सुनिधि बात पलट देती है और रेशमा से कहती है कि वो फ्री होकर फ़ोन करेगी। रेशमा ने MBA ज्वाइन कर लिया। वो जॉब करना चाहती थी पर MBA के बेस पर। दोस्तों कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।